हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। सिद्धांतों के इस क्रम में, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के इस क्रम में मैं आप लोगों को पहला दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति सिद्धांत या युद्ध सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत जिनमें हाब्स, लॉक और रूसो, और चौथा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत से अवगत करा चुका हूं। आज का विषय है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। यह मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का पांचवा सिद्धांत है, या इसको हम अंतिम सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत जैसा कि विभिन्न सिद्धांतों की अपनी अपनी थ्योरी है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई है, जैसा कि हीगल कहता है कि राज्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर ईश्वरीय रचना है। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर अवतरण लिया तब राज्य की उत्पत्ति होती है। वहीं युद्ध सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। जब समाज में योद्धा की उत्पत्ति होती है तो उन्होंने सभी समाजों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। वहीं सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे से समझौता किया, शांति के लिए, कानून स्थापना के लिए एक दूसरे से समझौता किया। उसके पश्चात राज्य की उत्पत्ति होती है, जिसमें हाब्स, लॉक, रूसो की अलग अलग अपनी थ्योरी है। वहीं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति न तो सामाजिक समझौते का परिणाम है, न तो यह शक्ति का परिणाम है, न तो ईश्वरीय रचना है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति में विभिन्न तत्वों ने योगदान दिया है, जिसमें धर्म है, रक्त संबंध है, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, शक्ति है, राजनीतिक चेतना है। इन विभिन्न तत्वों ने मिलकर राज्य की उत्पत्ति इन विभिन्न तत्वों से मिलकर राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति में किसी एक तत्व का योगदान नहीं है, सभी तत्वों का योगदान है और राज्य विकास का परिणाम है। तो ये जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, यह इसको हम यथार्थ सिद्धांत मान सकते हैं, वास्तविक सिद्धांत मान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी थ्योरी। जैसा कि जो मार्क्सवादी थ्योरी जो है, यह कोई विशेष थ्योरी नहीं है, बल्कि मार्क्स के विचारों को ही मार्क्सवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो मार्क्स के विचार हैं, उन्हीं विचारों को जब हम अध्ययन करते हैं तो वही मार्क्सवादी थ्योरी हो जाती है। मार्क्सवादी विचारों का जो प्रतिपादन होता है वह फ्रेडरिक मार्क्स का एक साथी होता है, फ्रेडरिक एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स फ्रेडरिक एंगेल्स होता है। फ्रेडरिक एंगेल्स मार्क्स के व्यवहार से प्रभावित होकर, मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर एक पुस्तक लिखता है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। फ्रेडरिक एंगेल्स ने द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में मार्क्सवादी चिंतन का प्रतिपादन किया है, मार्क्सवादी विचारों का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार, फ्रेडरिक एंगेल्स के अनुसार, या इस द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इस पुस्तक के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, जैसा कि अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। आदर्शवादी चिंतक कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, लेकिन राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, न ही इसकी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है, या इसकी उत्पत्ति नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के द्वारा की गई है, न ही यह मनुष्यों की इच्छा का परिणाम है। मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति नहीं करता है, न ही यह उच्च विवेक की अभिव्यक्ति है।
यह उच्च विवेक की अभिव्यक्ति है, न उच्च इच्छा की अभिव्यक्ति है, बल्कि राज्य की जो उत्पत्ति होती है यह एक विशेष परिस्थितियों में होती है। परिस्थितियों में होती है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति में कोई मनुष्य बहुत अधिक योगदान नहीं देते हैं, बल्कि ऐसा कंडीशन आ जाता है कि राज्य की उत्पत्ति हो जाता है। तो राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक, फ्रेडरिक एंजल्स कहते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की जाती है। यानी कि दमन और शोषण ही राज्य की प्रकृति है। दमन और शोषण यही राज्य की प्रकृति है, और इसी के वजह से राज्य की उत्पत्ति होती है। जब राज्य में विभिन्न वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करने लगता है, दमन करने लगता है, और इस तरह से वह जो शोषक वर्ग होता है वह शोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाता है, नियम बनाता है, और वह कानून अपने हित में बनाता है और लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर देता है। वहीं से राज्य की उत्पत्ति का प्रारंभ होता है। राज्य की उत्पत्ति वहीं से शुरू होती है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सामाजिक उत्पादन के गतिविधियों के दौरान मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बंध जाता है। मनुष्य जो होता है, जो उत्पादन की प्रणाली होती है, उसमें उत्पादन की प्रणाली के दौरान मनुष्य कुछ ऐसे निश्चित संबंध स्थापित हो जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, वो उसके बस के बाहर होता है। और इन्हीं संबंधों के समुच्चय जो होते हैं वह समाज का आधार होता है। यह समाज का आधार होता है, और जब यह समाज का आधार होता है तो राजनीति, धर्म और नैतिकता ये सब क्या हो जाते हैं? अधिरचना होता है, अधिरचना हो जाती है, अधिरचना। तो इस तरह से मार्क्स ने बेस और सुपर स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। बेस और सुपर स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। बेस क्या है? हमारी जो जमीन होती है, यानी कि जो बेस होता है, भूमि होती है, वह बेस है। अधिरचना उसके चारों तरफ जैसा पर्यावरण होता है वैसी अधिरचना होती है। जैसे जब दास युग होता है उस समय हमारा बेस क्या होता है? जो लोग कंदमूल फल खाते हैं, नदियों से मछलियां पकड़ते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, तो अधिरचना क्या होती है? न किसी प्रकार की कला होती है, न साहित्य होता है, न संगीत होता है, न ज्ञान होता है, न विज्ञान होता है, न कानून होता है, न किसी प्रकार का समाज होता है। यानी आधार भी जैसा होता है वैसे अधिरचना होती है। आधार अगर डेवलप हो जाता है तो अधिरचना भी डेवलप हो जाती है। इसी तरह से सामंतवादी युग में जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है वह श्रम पे आधारित होती है, वह अधिक से अधिक श्रम पे आधारित होती है। और उस सामंतवादी युग में जो हाथ के चक्की से उत्पादन होता है, जो अधिकांश होता है वह हाथ के चक्की से उत्पादन होता है, तो इसलिए बहुत अधिक कानून की जरूरत नहीं होती है। समाज हमारा डेवलप नहीं होता है, सब कुछ परंपरागत होता है, सब कुछ परंपरागत होता है। लेकिन जैसे ही पूंजीवादी युग आता है, तो इस पूंजीवादी युग में सब कुछ उत्पादन जो होता है वह मशीनों पर आधारित हो जाता है, श्रम व्यवस्था कम हो जाती है, श्रम कम हो जाती है। तो जब श्रम कम हो जाता है तो मैन पावर की कमी हो जाती है, यानी मैन पावर भी नहीं रहता। सामंतवादी युग में सब कुछ मैन पावर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कोल्हू चलाए जाते थे, वह मैन पावर के भरोसे चलाए जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा, मानव श्रम के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है? सब कुछ मशीनों पे आधारित है, मनुष्यों की कम जरूरत पड़ती है, वर्कर की कम जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो हमारी अधिरचना है, कानून है, संस्कृति है, कला है, साहित्य है, ज्ञान है, विज्ञान है, सरकार है, संगठन है, विभिन्न प्रकार के जो प्रणाली है, ये सब अधिरचना का भाग होते हैं। तो कहा जाता है कि जैसा आधार होता है वैसे ही अधिरचना होती है। आधार के चारों तरफ, ये जो बेस है इसके चारों तरफ अधिरचना विकसित होती है। ये चारों तरफ अधिरचना विकसित होती है। जिस प्रकार के लोगों की मानसिकताएं होती हैं, जिस प्रकार के भौतिक वस्तुएं होती हैं, वैसे ही वहाँ के कानून होता है, न्याय प्रणाली होती है, संगठन होते हैं, सरकार होते हैं। ये सब चीजें उसके आधार के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से फ्रेडरिक एंजल्स कहता है कि किसी भी युग में राज्य का जो रूप होता है तत्कालीन उत्पादन प्रणाली के स्वरूप पर आश्रित होता है। जैसी उत्पादन व्यवस्था होती है वैसा राज्य का स्वरूप होता है। मार्क्स और एंगल्स ने की आरंभिक कृति, मार्क्स और एंगल्स की आरंभिक कृति होती है, मार्क्स और एंगल्स
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये मार्क्स और एंगेल्स की संयुक्त कृति है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स और एंगल्स की जो आरंभिक कृति होती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो पब्लिश होती है, उसमें मार्क्स कहता है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। आज तक का जितना भी समाज है वो उस समाज का इतिहास हम उठाकर देख लें तो हर युग में वर्ग संघर्ष होते ही रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट का, इस धारणा का फ्रेडरिक एंगल्स ने द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में विस्तृत विवरण दिया है, जिसका हम आगे विश्लेषण करने जा रहे हैं। राज की उत्पत्ति जो होती है वह किसके द्वारा होती है? वर्ग विभाजन के द्वारा होती है, क्लास डिवीजन के द्वारा होती है। यह क्लास डिवीजन होता है। अब जब समाज में क्लास डिवीजन हो जाता है समाज में, तब वह राज की उत्पत्ति होती है। यानी कि क्लास डिवीजन जो होता है, उससे जब क्लास डिवीजन होता है तो क्लास स्ट्रगल होता है, वर्ग संघर्ष होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, वर्ग संघर्ष होता है। और यही वर्ग संघर्ष के द्वारा राज की उत्पत्ति होती है। फ्रेडरिक एंजल्स ने राज की उत्पत्ति को विभिन्न चरणों में विभाजित किया है। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में 5 चरणों में फ्रेडरिक एंजल्स ने 5 चरणों में विभाजित किया है राज के विकास का क्रम, कि राज का कैसे कैसे विकास होता है। पहला है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग। यह जो आदिम साम्यवादी युग होती है, इसको फ्रेडरिक एंजल्स 3 भागों में विभाजित करता है। जैसे पहला जंगली अवस्था, दूसरा बर्बर अवस्था, तीसरा संक्रांति काल। ये 3 अवस्थाएं होती हैं आदिम साम्यवादी युग की। आदिम साम्यवादी युग क्या होता है? आदिम मतलब आदिमानव, जब आदिमानव रहते थे, यानी कि जो राज्य का प्रारंभिक स्टेज था, जिसमें जो व्यक्ति होता था उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ था, राज्य का विकास नहीं हुआ था, व्यक्ति का विकास नहीं हुआ था, व्यक्ति की बुद्धि का विकास, सोचने समझने की क्षमता का उसमें विकास नहीं होता है। व्यक्ति जो होता है वह जानवरों की तरह से रहता है। यानी कि व्यक्ति का विकास कैसे हुआ? जानवरों से ही हुआ है। तो व्यक्ति के अंदर जो होती है वह किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं होती हैं, संवेदना नहीं होती है। व्यक्ति केवल भूख और प्यास का अनुभव करता था। व्यक्ति जो होता था, जो आदिमानव होता था, उसको यदि भूख लगती थी तो जंगल से पेड़ों से फल तोड़ के खा लेते थे, कंदमूल खा लेते थे, या जानवरों का कच्चा मांस खा लेते थे, या प्यास लगने पर जब उनको प्यास की अनुभूति होती थी तो वह नदी से पानी पी लेते थे। तो इस तरह से आदिम साम्यवादी युग में सभी लोग साथ ही साथ रहते हैं, कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, खेती का आविष्कार नहीं हुआ था, किसी प्रकार का सभ्यता की जो वस्तुएं होती हैं वो विकसित नहीं होती हैं। तो जो जंगली अवस्था होती है उसमें व्यक्ति क्या होता है? पेड़ों पे, व्यक्ति कहाँ रहता है? पेड़ों पे रहता है, उसका विकास नहीं होता है, वह कंदमूल फल और खाता है, नदियों से पानी पीता है, यहीं तक सीमित होता है। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता रहता है, बुद्धि का विकास होता रहता है, और वह बर्बर अवस्था में पहुंचता है। जब वह बर्बर अवस्था में पहुंचता है तो वह समूहों में रहने लगता है, जानवरों का मांस खाता है, धीरे धीरे जानवरों का कच्चा मांस खाता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता है और विभिन्न वस्तुओं का आविष्कार होता है, जैसे कि हथियारों का आविष्कार होता है, आग का आविष्कार होता है, कृषि का आविष्कार होता है, धीरे धीरे विभिन्न वस्तुओं का आविष्कार होता रहता है। तो आविष्कार जो होता है तो इनकी जो आवश्यकताएं हैं पूर्ति होने लगती हैं।
जो मांस कच्चा खाते थे उसको अब पकाकर खाने लगते हैं। तो फिर संक्रांति काल आता है। संक्रांति काल आता है, यह जो संक्रांति काल होती है यह बर्बर अवस्था से उत्तम अवस्था में होती है। यानी संक्रांति काल में कृषि का आविष्कार हो जाता है, फैमिली का आविष्कार हो जाता है, लोग एक जगह रहने लगते हैं। लोग पहले बर्बर अवस्था में या इसमें जंगली अवस्था में व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जब कृषि का आविष्कार हो जाता है तो वह एक जगह बस्तियां बसा लेते हैं। तो इस तरह से यह संक्रांति काल आता है, यह आदर्श बर्बर की उत्तम अवस्था होती है। तो ये जो आदिम साम्यवादी युग होता है इसमें किसी प्रकार का न समाज रहता है न मेरे तेरे की भावना रहती है, जैसा कि रूसो ने व्यक्त किया है कि मेरे तेरे की भावना नहीं थी, प्राकृतिक अवस्था होती है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। लाक और रूसो ने दोनों ने समान रूप से प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है कि मेरे तेरे की भावना नहीं होती है। लेकिन जब संपत्ति का आविष्कार होता है, जैसा कि रूसो कहता है ना कि संपत्ति रूपी विष ने व्यक्ति को दूषित कर दिया। तो आदिम साम्यवादी युग में सभी लोग समान रहते हैं, सभी लोग साथ रहते हैं, वस्तुओं को मिल बांट कर खाते हैं, संपत्ति का आविष्कार नहीं होता है, धनी और निर्धन वर्ग उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि धनी और निर्धन समाज दो वर्गों में विभाजित नहीं होता है। सभी लोग यानी कि साम्यवादी अवस्था होती है, साथ साथ सभी लोग रहते हैं, किसी प्रकार का घृणा नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है, लोगों की आपस में किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं रहती है। यानी कि सबको जो वस्तुएं होती हैं समान रूप से उपलब्ध होती हैं, उसको संचय करने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। तो इस तरह से इसके पश्चात जो आती है, दूसरा जो आता है दास प्रथा। अब चूंकि दास प्रथा युग जब संक्रांति काल आता है तो सब कुछ डेवलप हो जाता है संक्रांति काल में। यानी कि लोगों के पास भूमि हो जाती है और लोग खेती करने लगते हैं। और इस दास प्रथा में दास प्रथा युग या इसको दास युग भी कहते हैं। दास युग में जो होता है संपत्ति का आविष्कार हो जाता है, निजी संपत्ति का उदय हो जाता है और समाज जो होता है दो वर्गों में बढ़ जाता है, धनी और निर्धन। दो वर्गों में हमारा समाज विकसित हो जाता है। अब जो दास होते हैं वह भी लोगों की निजी संपत्ति होती हैं, क्योंकि जिनके अंदर बल होता है, पावर होती है, जिनके अंदर पावर की क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होता है, रीजन भी जिनके अंदर होता है, वह अधिक से अधिक जमीनें बना लेते हैं, अधिक से अधिक पशु बना लेते हैं। लेकिन अधिक से अधिक जमीनों पर खेती नहीं कर सकते हैं, अधिक से अधिक पशुओं को चरा नहीं सकते हैं। इसके लिए उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई जो उनका काम कर सकें और वह उनके श्रम पर रह सकें। तो जब उनके श्रम पर रहना शुरू किया उन लोगों ने, तो वह जो व्यक्ति थे, जो मजदूर थे, जो श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था, या जो कम बुद्धि वाला था, वह क्या बन गया? दास बन गया। यह दास जो होती है वह अब इन धनी वर्गों की संपत्ति हो जाते हैं दास भी। अब खेती बाड़ी होती है, पशुपालन होता है, छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास होता है और इस तरह से स्वामी और दास का संबंध स्थापित हो जाता है। स्वामी और दास का संबंध स्थापित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आदिम साम्यवादी युग में किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे, लेकिन जैसे ही आदिम साम्यवादी युग संक्रांति काल के पश्चात दास युग में प्रवेश करता है, वहीं समाज में दो वर्ग हो जाते हैं। जो धनी वर्ग होते हैं उनको स्वामी कहा जाता है, जो निर्धन वर्ग होता है उनको दास कहा जाता है। यह निर्धन वर्ग जो होता है यह स्वामी के सारे कार्यों को करता है, इसको केवल भोजन से मतलब होता है, यानी कि पेट भरने से मतलब होता है, केवल पेट भरने से मतलब यानी कि भोजन से केवल मतलब होता है इसको, बाकी वह श्रम करता रहता है, इनके सारे कार्यों को करता रहता है। अब धीरे धीरे जैसा कि मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, तो अब यहाँ से वर्ग प्रणाली शुरू होती है, क्लास सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। तीसरा है सामंतवादी युग। सामंतवादी युग ये जो सामंतवादी युग होता है, जब कृषि व्यवस्था उस समय दास युग में
कुछ लोग खेतों के मालिक हो जाते हैं, कुछ लोग दास हो जाते हैं जो कुछ नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, अपनी संपत्ति संचय नहीं कर पाते हैं, या इनके अंदर जिनके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो सामंतवादी युग होता है उसमें अब जो कृषि होता है बड़े बड़े पैमाने पर होने लगता है, और सारी अर्थव्यवस्था जो होती है कृषि पर ही आधारित होती है। कुछ ऐसा वर्ग होता है जिसको हम सामंत कहते हैं, सामंत। कुछ ऐसा वर्ग होता है जिसको हम सामंत कहते हैं, वह बहुत खेतों के मालिक हो जाते हैं, यानी कि अधिक बड़े खेतों के मालिक हो जाते हैं, उनके पास अधिक से अधिक खेत हो जाते हैं, और सारे खेतों को हथिया लेते हैं, और वह सारे खेतों पे खेती नहीं करते हैं। इतने सारे खेतों पर, जैसे कि 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ इतने खेत उनके पास हो जाते हैं, और अपने खेतों को किसको दे देते हैं? किसान वर्ग को दे देते हैं, यानी कि किसान वर्ग को दे देते हैं। और इस तरह से सामंतवाद का उदय होता है। किसान खेतों में अधिक से अधिक काम करते हैं, यानी कि जो छोटे किसान होते हैं, कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ छोटे किसान होते हैं, सामंत होते हैं। तो जो छोटे किसानों को दे देते हैं, छोटे किसान इनके खेतों में दिन रात काम करते हैं और अनाज पैदा करते हैं, और अनाजों का अधिकांश हिस्सा इन सामंतों के पास चला जाता है। ये जो छोटे किसान होते हैं वह अनाज का सारा हिस्सा, अधिकांश हिस्सा किसको दे देते हैं? सामंतों के पास चला जाता है, और इनको मिलता है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा इनको मिलता है, यानी कि जितना श्रम किए होते हैं उतना ही इनको लाभ मिलता है। 1/4 हिस्सा इनको दिया जाता है, बाकी सब सामंतों को पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से कृषि व्यवस्था विकसित हो जाती है। भूमि पर इने गिने लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। जब भूमि पर इन्हें गिने लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाता है तो इस तरह से जमींदारी प्रथा का प्रारंभ होता है। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ होता है। कुछ बड़े जमींदार होते हैं, और यह समाज 2 वर्गों में विभक्त हो जाता है। पहला है जमींदारी, ये जमींदार। दूसरा है किसान। किसानों में 2 होते हैं, छोटे और बड़े किसान और छोटे किसान। लेकिन किसानों के पास जो भूमि होती है, जो किसान होते हैं इनके पास भूमि तो होती है, ऐसा नहीं है कि किसानों के पास बिल्कुल भूमि नहीं होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। अधिक मात्रा में भूमि जमींदारों के पास होती है और सामंतों के अधीन होती है। जमींदार के जितने भी सामंत होते हैं उन सामंतों के अधीन होती है। तो इस तरह से सामंत जो होता है किसानों का शोषण करता है, किसानों से लगान वसूल करता है। किसान जो अपनी भूमि पर फसल पैदा करते हैं वह फसलों का अधिकांश हिस्सा ले लेता है। जैसा कि हम इतिहास में पढ़े हैं, टीवी फिल्मों में देखे हैं कि कैसे जो सामंत होते हैं या जमींदार होते हैं किसानों का शोषण करते हैं, उनकी भूमि को अपने अधीन कर लेते हैं और अपने अधीन करके उस पर खेती करने के लिए मजबूर करते हैं, और उसका अधिकांश हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और कुछ उसको दे देते हैं, किसान को दे देते हैं। तो इस तरह से किसानों का शोषण प्रारंभ हो जाता है। जो जमींदार वर्ग होता है, सामंत वर्ग होता है, जमींदारों का शोषण प्रारंभ कर देता है। अब चौथा पॉइंट आता है पूंजीवादी प्रणाली। कैपिटलिस्टिक सिस्टम, यानी कि जब जमींदारी प्रथा हो जाती है, किसान हो जाते हैं, जमींदार हो जाते हैं, किसान हो जाते हैं, सब सारी अर्थव्यवस्था किस पे होती है? खेतों पे निर्धारित होती है, कृषि पर निर्धारित होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होती है। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, और समाज का या फिर आर्थिक व्यवस्था का मशीनीकरण होने लगता है। जो हाथ से किया जाता था अब वह मशीनों से किया जाने लगता है। सबसे पहले इंग्लैंड में होता है, धीरे धीरे यूरोप में होता है, फिर विश्व के अधिकांश देशों में मशीनीकरण होता है। आर्थिक व्यवस्था का, आर्थिक उत्पादन का मशीनीकरण होता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो पूंजीवादी व्यवस्था अस्तित्व में आती है। सामंतों का स्थान पूंजीवादियों ने ले लिया। सामंतवादी युग की जगह पूंजीवादी प्रणाली आ जाती है, मशीनों का युग प्रारंभ हो जाता है, और औद्योगिक उत्पादन के जो साधन होते हैं केवल कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि सामंतवादी युग में जो खेत होते हैं वह बड़े बड़े किसानों के पास होते हैं, और बड़े बड़े किसान जो होते हैं सामंतों के अधीन होते हैं। इसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में
जो आर्थिक उत्पादन होता है या जो मशीन होते हैं, कल कारखाने फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं, तो यह कल कारखाने फैक्ट्रियां जो होती हैं वह पूंजीपतियों के हाथ में होती हैं, पूंजीपतियों के हाथ में होती हैं। अब जो आर्थिक व्यवस्था जो होता है वह मशीनों के द्वारा किया जाता है, मशीनों का युग आ जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। समाज दो वर्गों में विभक्त हो जाता है, एक पूंजीपति वर्ग हो जाता है, दूसरा श्रमिक वर्ग हो जाता है। पहला जो होता है पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, दूसरा हो जाता है श्रमिक वर्ग। ये जो पूंजीपति वर्ग होते हैं यह मशीनों अपने फैक्ट्रियों में नई नई मशीनों को स्थापित करते हैं, और लेकिन इनको सिर्फ मशीनों से उत्पादन नहीं होता है, केवल मशीन लगा देने से उत्पादन नहीं होता है, उसको चलाने के लिए वर्कर की भी आवश्यकता होती है, श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो यह श्रमिकों जो छोटे छोटे अब किसान होते हैं वह श्रमिक के रूप में ले लेते हैं, जो खेतिहर मजदूर होते हैं वह अब श्रमिक का रूप धारण कर लेते हैं, और वह इनके फैक्ट्रियों में, कल कारखाने में अब काम करने लगते हैं। यह जो मजदूर वर्ग होता है यह स्वतंत्र होता है, यह किसी के अधीन नहीं होता है, यह स्वतंत्र होता है, यह कहीं भी कार्य कर सकता है, कभी इस फैक्ट्री में कभी उस फैक्ट्री में कार्य कर सकता है। तो कानूनी रूप से सभी स्वतंत्र होते हैं, सभी समान होते हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से नहीं होते हैं। जो आर्थिक व्यवस्था होती है वह किसके हाथ में होती है? आज भी पूंजीपतियों के हाथ में होती है। जो आर्थिक व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था किसके हाथ में होती है? पूंजीपतियों के हाथ में होती है आर्थिक व्यवस्था। अब जो मजदूर होते हैं वह जितना श्रम करता है उतना ही उसको पारिश्रमिक मिलता है, उतना ही उसको वेतन मिलता है। राज्य में अब धीरे धीरे सब कुछ विकसित होने लगते हैं, प्रतिनिधि संस्थाएं विकसित होने लगती हैं, कानून विकसित होने लगते हैं, प्रशासन विकसित होने लगते हैं, लेकिन ये सब किसके अधीन होते हैं? पूंजीपतियों के अधीन होते हैं। जितने भी जो कानून होता है, न्याय होता है, प्रशासन, पुलिस, राजनीतिक व्यवस्थाएं यानी कि सरकार, यह सब किसके अधीन होते हैं? पूंजीपतियों के अधीन होते हैं। यह सब पूंजीपतियों के अधीन होते हैं। इसीलिए फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति की सेविका है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, यानी कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वह पूंजीपतियों का ही साथ देते हैं, पूंजीपतियों के हित में ही कानून बनाते हैं, और पूंजीपतियों के ही अर्थव्यवस्था को अधिक उन्नत बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस तरह से पूंजीपति अधिक विकसित हो जाता है, अधिक संपन्न हो जाता है। लेकिन मजदूरों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। इसीलिए मार्क्स ने कहा है मजदूरों का कोई देश नहीं होता, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, शोषण जारी रहता है। ये जो मिल कारखानों के जो मालिक होते हैं यह अधिक से अधिक काम करते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन कराते हैं, लेकिन उनको बदले में कम वेतन देते हैं। यदि 12 घंटे कार्य कराते हैं तो 8 घंटे का वेतन देते हैं, और इस तरह से जो पूंजीपति अधिक अमीर बनते जाते हैं और जो श्रमिक वर्ग होते हैं वह अधिक गरीब बनता जाता है। पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है वह अल्प, जो देश होते हैं जो अल्प विकसित होते हैं, जो विकसित नहीं होता है, जिनका उस समय भी आर्थिक उत्पादन पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित था, ये पूंजीपति लोग उस देश में, पूंजीवादी देश जो होता है उस देश में भी पहुंच जाते हैं और वहां से कच्चा माल इकट्ठा करते हैं, वहां भी मिल फैक्ट्रियां लगाते हैं और कच्चे माल को अपने देश में लाते हैं, वहां पर जाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो इस तरह से पूंजीवादी अल्प विकसित देशों में भी साम्राज्यवाद का जाल बिछाते हैं। वह सस्ता माल, सस्ता श्रम उनको आसानी से मिल जाता है। इस तरह से साम्राज्यवाद का भी उदय होता है। यह साम्राज्यवाद के उदय का कारण क्या है? पूंजीवाद है। यदि लोगों के पास पूंजी न होती तो वह दूसरे देशों में नहीं जाते हैं, दूसरे देशों से सस्ता माल न लाते हैं और सस्ता श्रम पैदा न होता। इसीलिए लेनिन का कहना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या उच्चतम अवस्था है। लेनिन क्या कहता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। अब पूंजीवाद के पश्चात, पूंजीवादी प्रणाली के पश्चात आती है समाजवादी प्रणाली। 5वां है समाजवादी युग या प्रणाली।
समाजवादी प्रणाली। यह जो समाजवादी प्रणाली होती है, इसका आरंभ कब होता है? जब सर्वहारा वर्ग, यानी कि ये जो श्रमिक वर्ग होता है, जो श्रमिक वर्ग होता है, यह सारे श्रमिक इकट्ठा होते हैं। जैसा कि मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो जब ये समाजवादी राज्य की स्थापना होती है, ये कब होती है? जब श्रमिक वर्ग अत्यधिक शोषण सहता रहता है और पूंजीपति वर्ग अत्यधिक शोषण करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा समय आता है कि सारे मजदूर संगठित होने लगते हैं और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। और जब क्रांति कर देते हैं तब समाजवादी राज्य की स्थापना होती है। पूंजीवादी राज्य धराशायी हो जाता है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाता है। तो जितने भी आर्थिक उत्पादन के साधन होते हैं उस पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होता है। अब पूंजीपतियों का नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं संगठित होकर क्रांति कर देते हैं और पूंजीपति वर्ग का विनाश कर देते हैं। सारे जो पूंजीपतियों का जो माल होता है, जो मिल फैक्ट्रियां होती हैं, कल कारखाने होते हैं, उस पर संपूर्ण समाज का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, स्वामित्व स्थापित हो जाता है। और ऐसी अवस्था में अब जो श्रम व्यवस्था होती है सब अनिवार्य कर दी जाती है। जो श्रम व्यवस्था है उसको क्या कर दिया जाता है? अनिवार्य कर दिया जाता है। सबके लिए श्रम करना अनिवार्य होता है। सबके लिए श्रम, कोई अब दूसरे के श्रम पर जीवित नहीं रहेगा, सबके लिए श्रम करना अनिवार्य कर दिया जाता है। और समाज जो होता है शोषण से मुक्त हो जाता है, प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि पूंजीपति व्यवस्था में समाज में शोषण होता रहता है, कंपटीशन होता रहता है। सारे पूंजीपति वर्ग एक दूसरे का कंपटीशन करते रहते हैं, प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट को अधिक बढ़ाने के लिए, अच्छा उत्पादन करने के लिए, अच्छी मार्केटिंग के लिए, अधिक धन संचय करने के लिए। सभी पूंजीपतियों में संघर्ष और प्रतियोगिता होती रहती है। लेकिन जो समाजवाद के जो आरंभिक दौर होता है उसमें उत्पादन जो होता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। जब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तब तक यह सिद्धांत कार्य करता है कि हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार और अपने कार्य के अनुसार, जब सामाजिक उत्पादन प्रणाली में जब उत्पादन बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो यह सिद्धांत कार्य करता है कि हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपने कार्य के अनुसार। लेकिन जब जो सामूहिक उत्पादन प्रणाली होती है, जो राज्य की उत्पादन प्रणाली होती है, वह उन्नतिशील अवस्था में पहुंच जाती है, यानी कि बहुत अधिक उत्पादन होने लगता है, तब यह सिद्धांत काम करता है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जितनी उसकी क्षमता है उतना कार्य करेगा, जितनी आवश्यकता है उतना वह भोजन लेगा या वेतन लेगा या सामग्री लेगा। तो इस तरह से फ्रेडरिक एंजल्स कहता है कि जब समाजवादी राज्य की स्थापना होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य लुप्त हो जाता है, वर्ग भेद समाप्त हो जाता है और साम्यवादी राज्य की स्थापना होती है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है, जब समाज धनी और निर्धन वर्ग में बंट जाता है। फ्रेडरिक एंजल्स कहता है कि राज्य कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाहर से लाकर थोप दिया गया हो, यह तो समाज की अपनी उपज है जो विकास के एक चरण में सामने आती है, यानी कि विकास के एक चरण में सामने आती है। समाज में विभिन्न अंतर्विरोध होता है, अंतर्विरोध के परिणाम स्वरूप एक सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता होती है और यही शक्ति राज्य के रूप में देखने को मिलती है। एंजल्स कहता है कि राजनीतिक शक्ति वस्तुतः आर्थिक शक्ति की सेविका है, जैसा कि हम अभी पहले बता चुके हैं। यानी कि राजनीतिक शक्ति क्या क्या पैदा करती है? कानून पैदा करती है, कानून बनाती है, पुलिस बनाती है, न्यायालय बनाती है, बंदीगिरी बनाती है और सेनाएं बनाती है। लेकिन यह आर्थिक शक्ति की सेविका है। कहने का तात्पर्य है कि धनवान वर्ग की निजी संपत्ति की रक्षा के लिए ये सब साधन मात्र हैं। धनवान वर्ग अपने निजी संपत्ति की रक्षा किसके द्वारा करते हैं? कोर्ट के द्वारा करते हैं, कानून पुलिस शासन के द्वारा करते हैं। जैसा कि V.I. लेनिन ने लिखा है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन में, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन में 1917 में जो पब्लिश होती है उसमें V.I. लेनिन लिखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब वर्ग संघर्ष को शांत करना मुश्किल हो जाता है।
यानी जो समाज में वर्ग संघर्ष होता है, किसके बीच? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच जो वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष, इसको जब शांत करना मुश्किल हो जाता है, वर्ग संघर्ष, इसको जब शांत करना मुश्किल होता है तभी राज्य की उत्पत्ति होता है। लेनिन कहता है कि यदि वर्ग संघर्ष को शांत कर दिया जाए तो राज्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से लेनिन ने मार्क्सवादी चिंतन को साकार किया है और मार्क्सवादी चिंतन को कार्य रूप में परिणित किया है, क्योंकि 1917 में B.I. लेनिन के द्वारा वहाँ के जो श्रमिक वर्ग थे, जो कामगार वर्ग थे, उनको क्रांति के लिए प्रेरणा दी गई, जारशाही शासन के विरुद्ध उनको तैयार किया गया और 1917 में लेनिन के नेतृत्व में कामगार वर्ग जो होता है, मजदूर वर्ग जो होता है, वह क्रांति करता है और रूस को जारशाही शासन से मुक्त करके समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। इस तरह से मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सीधा संबंध किससे होता है? निजी संपत्ति से होता है। सीधा संबंध किससे होता है? निजी संपत्ति से होता है सीधा संबंध। यदि निजी संपत्ति न होती तो राज्य का जन्म न हुआ होता, राज्य की उत्पत्ति न हुआ होती, क्योंकि यह निजी संपत्ति ही समाज को धनवान और निर्धन वर्ग में विभाजित करता है, धनी और निर्धन वर्ग में विभाजित करता है और वर्ग संघर्ष के कारण ही राज्य का जन्म होता है। तो ये संपूर्ण जो उत्पादन प्रणाली है, राज्य का विकास कैसे होता है, इस तरह से हम देखते हैं सार रूप में कि राज्य का विकास कैसे होता है। जो उत्पादन प्रणाली होती है, उस उत्पादन प्रणाली हर युग में अलग अलग रहती है। उत्पादन प्रणाली हर युग में उत्पादन प्रणाली अलग अलग होती है। हर युग में उत्पादन प्रणाली अलग अलग होती है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तो कुछ लोगों के पास अधिक भूमि, अधिक संपत्ति हो जाती है, कुछ लोगों के पास कम होती है। तो इस तरह से समाज में दो वर्गों की उत्पत्ति होती है, नए नए वर्गों की उत्पत्ति होती है। धनी और निर्धन वर्ग समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। धनी और निर्धन वर्ग, जो धनी और निर्धन वर्ग होता है वह धनी वर्ग निर्धनों का शोषण करने लगता है। शोषण करते करते एक दिन निर्धन वर्ग उब जाता है और इनके विरुद्ध क्रांति कर देता है और क्रांति करके इनके भूमि पर, इनकी संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और इस तरह से सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति होती है। वर्ग विहीन समाज का जन्म होता है, राज विहीन समाज का जन्म होता है। और अब जो समाजवाद होता है वह साम्यवाद में परिवर्तित होता है। साम्यवाद में सभी बराबर होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं मिलजुल कर बांट कर खा लेते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सभी लोग समान होते हैं, किसी प्रकार की वर्ग की भावना नहीं होती है। साम्यवादी राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्क्सवादी चिंतन में जो राज्य के उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, वह संपत्ति है, निजी संपत्ति है। तो मेरे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आज का विषय, मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।